नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो विषय आज मैंने चुना है वो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में छुपे हुए अद्भुत ज्ञान के बारे में। दोस्तों, जब से इंटरनेट पर ये बात फैली है कि संस्कृत को लेकर नासा ने यह दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही उपयुक्त भाषा है, तो बहुत से भाई मेरे इसका प्रसार करते हैं। कुछ भाई मेरे स्केप्टिकल, उनको पता नहीं है कि ये बात सच है कि नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई है, हो सकता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाए क्योंकि एक एक बारीकी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है ये 40-50 मिनट की भी वीडियो हो जाए। तो मैंने इस एपिसोड को 2 पार्ट में अगेन तोड़ा है। पहले पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में नासा ने ऐसा कुछ बोला है, अगर बोला है तो क्या सबूत है, कौन सा रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर में क्या दिया हुआ है। और दूसरे पार्ट में हम संस्कृत पर प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज मैं दूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आए कि क्या संस्कृत एक कोडिंग लैंग्वेज बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अब विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि नासा के एक साइंटिस्ट ने 1985 में एक रिसर्च पेपर निकाला था जिसका नाम था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिक ब्रिक्स उनका नाम है। मैंने ये रिसर्च पेपर अच्छे से पढ़ा है, ढंग से समझा है। इस पार्ट में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो उन्होंने पेपर में बताई हैं, सारे एग्जाम्पल, सारे एविडेंस, वो सब शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक गलत फहमी है, उसको हम लोग दूर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत फहमी ये है कि जब हम बोलते हैं कि कोई भी लैंग्वेज, चाहे संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, मराठी हो, जब हम ये बोलते हैं कि वो एक अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज बन सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो हम सुनते हैं, C+ हुआ या C# हुआ या C लैंग्वेज हुई, जावा हुई, पाइथन हुई, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ऐसा नहीं है। होता क्या है, कंप्यूटर केवल एक लैंग्वेज समझता है, आप सबको पता है, बाइनरी लैंग्वेज को, 0 या फिर 1 को। अब 0-1 भी कुछ नहीं है। 0-1 क्या है, एक हार्डवेयर की स्टेट्स हैं। जैसे कि अगर कोई सेमीकंडक्टर, उसमें जो चिप लगी है, ट्रांजिस्टर है, तो उसकी ऑन जो सिचुएशन है उसको 1 बोल दिया या ऑफ सिचुएशन को 0 बोल दिया। अब इसमें भी आगे जा सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज है, +5 या -5 को 1 बोल दिया और 0 को, अगर वोल्टेज 0 है तो उसको 0 बोल दिया। अब कंप्यूटर केवल इसी 0 और 1 को समझता है। इसी पर एक पूरी बाइनरी लैंग्वेज डेवलप की गई। कैसे डेवलप की गई? ये जो ट्रांजिस्टर्स थे, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए गए, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस डेवलप किए गए और ये 0-1 से एक लैंग्वेज बनी। तो कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, इसी को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो जो शुरू के कोडर्स थे, पहले के जो कोडर्स थे, वो इसी लैंग्वेज में कोडिंग करते थे, प्रोग्राम्स लिखते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे तरक्की होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती गई, तो उन्होंने क्या किया, इसकी लेयरिंग शुरू कर दी, जिससे आगे आने वाले जो कोडर्स हैं उनको डायरेक्ट उस मतलब कठिन लैंग्वेज में ना जाना पड़े। हल्की लैंग्वेज, मतलब कि हाई लेवल की लैंग्वेज उसको बोला गया, जो लेयरिंग की गई। जैसे कि फिर C बनी, C के बाद C++ और इस तरह की जावा की जो लैंग्वेज आई, ये लेयर्ड हैं। इनमें इंटरप्रिटेशन की लेयर होती है कि मतलब ईजी हो जाए, इंटरफेस ईजी हो जाए, कोडिंग लिखना ईजी हो जाए। तो और इसमें भी किसी मतलब इंग्लिश में है कि पंजाबी में है कि स्पेनिश में है, ये सब जो है, ये सब डेवलपर के ऊपर होता है। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है लैंग्वेज का एज सच। क्योंकि आप देखो, कोडिंग जो है, कोडिंग में हार्डली 100 या 150 वर्ड्स होते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को उठा लो, फॉर हो गया, डू वाइल लूप हो गया, ये सब जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये कुछ भी आप रख दो, आप हिंदी में रख दो। मैथ समझ लीजिए, जैसे मैथ में XYZ होता है, ABC होता है, आपने का खा गा मान लिया तो उससे भी सॉल्व हो जाएगी मैथ। तो उसमें लैंग्वेज का ऐसा कोई रोल है नहीं। तो ये गलतफहमी आप हटा दीजिए कि मतलब ये ऐसा बोला गया है कि C++ को हटा के संस्कृत आ जाएगी, ऐसा नहीं बोला गया है। जो बात की गई है रिसर्च पेपर में, वो ये बात की गई है इंटरफेस की। जो प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है वो किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सब जिब्रिश है। कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, आप जब तक उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं बदलेंगे, कंप्यूटर को नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए इंटरफेस की बात की गई है कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच जो इंटरफेस बनेगा, जो ह्यूमन की बात को कंप्यूटर सटीक समझ जाए, वहाँ पर संस्कृत की ज़रूरत है। संस्कृत की ज़रूरत यहाँ नहीं है, बेसिक लो लेवल और हाई लेवल ये कोडिंग में ज़रूरत नहीं है, इंटरफेस डेवलपमेंट में ज़रूरत है। और ऐसा क्या हुआ कि संस्कृत को ही बोला जा रहा है और किसी लैंग्वेज को, हिंदी को, इंग्लिश को, स्पेनिश को, पोर्चुगीज़ को या किसी अफ्रीकन लैंग्वेज को नहीं बोला जा रहा है? अब हम ये समझ लेते हैं। दोस्तों, 21st सेंचुरी में जितनी भी भाषाएं हम बोलते हैं दुनिया भर में, वो सब शुद्ध नहीं रह गई हैं। हम लोग ग्लोबली इतना कनेक्ट हो गए हैं कि एक भाषा ने दूसरी भाषा से बहुत चीज़ें चुरा ली हैं। जैसे अभी मैं हिंदी भी बोलूँ ना, तो उसमें उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तो मिलेगी ही। तो इसलिए इतनी मिलावट के बाद क्या होता है कि कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए साइंटिस्ट को ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो
प्योर हो, ज़्यादा मिलावट ना हुई हो। तो इसलिए वो समय में पीछे गए। आप जितना पीछे जाएंगे लैंग्वेजेस उतनी कम होती जाएंगी। समय में जब आप बहुत पीछे जाएंगे तो बहुत कम 5-6 लैंग्वेज बचेंगी, जैसे कि संस्कृत बची, ग्रीक बची या लैटिन बची। तो वहाँ पे मिलावट की चांसेस बहुत कम थी क्योंकि लोग बहुत कम थे। अब संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में संस्कृत पे इतना ध्यान क्यों गया? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा दूँ, आज इतनी ढेर सारी लैंग्वेज हैं। अगर मैं हिंदी बोलता और मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे ईजिली ऐसा एक हिंदी भाषी आदमी मिल जाएगा जो इंग्लिश जानता हो। मैं उसके पास जाऊंगा, उसको हिंदी भी आती है, मैं उसको समझ सकता हूं और वो मुझे इंग्लिश सिखा देगा। लेकिन अगर मुझे इंग्लिश सीखनी और मैं ऐसे आदमी के पास चला जाऊं जिसको हिंदी ना आती हो, केवल इंग्लिश आती हो, तो ना वो मेरी हिंदी समझ पाएगा, ना मैं उसकी इंग्लिश समझ पाऊँगा, ना वो मुझे सिखा पाएगा और सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उस समय आप ये सोचिए, आज तो इतना आसान हो गया है, उस समय केवल 3-4 भाषाएँ थीं। अगर कोई ग्रीक का आदमी आ गया इंडिया और उसको संस्कृत सीखनी हो तो ऐसा कोई मुनि, ऐसा कोई ऋषि चाहिए जिसको ग्रीक आती हो, तभी तो वो समझा पाएगा। या तो वो बचपन में आ जाए ग्रीक, जो फिर वो वहाँ की रहन सहन में रह के संस्कृत को समझ ले। इसलिए बहुत टफ होता था नई लैंग्वेज को सीखना, नए लैंग्वेज के लिए व्याकरण को बनाना। मतलब हिंदी सिखानी है और हिंदी ही हम बोलते हैं तो कैसे सिखाएंगे? तो इसमें महर्षि पाणिनि ने एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया संस्कृत के लिए। संस्कृत की व्याकरण कैसे सिखाई जाए? अब संस्कृत सिखानी है, संस्कृत ही आती है, कैसे करेंगे? उन्होंने एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, मतलब उनकी एक बुक है जिसमें 4000 सूत्रों में उन्होंने संस्कृत कैसे सिखाना है, संस्कृत का विस्तार कैसे होगा, ऐसा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसको पढ़ के आप संस्कृत पूरी बना सकते हैं। 4000 सूत्रों में सिमट गई। कैसे किया उन्होंने? जब उसको साइंटिस्ट ने देखा, हमारे लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स ने देखा, तो पाया कि उसमें एक मेटा भाषा है। मेटा भाषा क्या होती है कि जैसे एक रियल भाषा हुई संस्कृत जिसको हमें सिखाना है, उसको सिखाने के लिए एक मेटा भाषा बनाई गई, पाणिनि जी ने डेवलप की। वो मेटा भाषा भी इसी रियल भाषा से निकल के आई है। आप देखिए कितना अद्भुत है। एक मेटा भाषा है जिसको रियल भाषा को सिखाना है और वो भाषा खुद इसी भाषा से निकल के आई है। तो मतलब ये इतना बेहतरीन एग्जाम्पल था और कोडर्स को बहुत पसंद आया। जो कोडर भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको रिकर्सन का कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसमें एक फंक्शन खुद ही को कॉल करता है तो ये लूप चलता रहता है। तो पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी थी ये बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट को और ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स को बहुत समझ में आई कि एक बेहतरीन सिस्टम है। और इसी में जब उन्होंने आगे रिसर्च किया तो अष्टाध्यायी में ये भी पता चला कि जब 4000 सूत्र ही हैं और उससे पूरी संस्कृत निकल के आ रही है तो इसका मतलब इसमें एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। ये डिक्शनरी पे आधारित भाषा नहीं है कि कहाँ से कौन सा शब्द आ गया है तो पता नहीं है तो चलें डिक्शनरी देख लें, ऐसा नहीं है। इसमें जो शब्द बन रहे हैं उनका एक रूल है, वो 4000 सूत्रों में समा गया। इसका मतलब हाईली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और इसीलिए इसको ह्यूमन काइंड की या फिर ऐसा बोले इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट समझा जा सकता है अष्टाध्यायी को, महर्षि पाणिनि ने जो लिखी। इसीलिए इसको पहली ह्यूमन की एल्गोरिथमिक प्रोसेस की तरफ एक बड़ी अचीवमेंट की तरह देखा जाने लगा। फिर इसमें और रिसर्च होने लगी संस्कृत में, तो संस्कृत में तरह तरह की चीज़ें निकल के आई। संस्कृत में ये देखा गया कि जो कोडिंग की लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि C++ हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, तो उनमें जो स्ट्रक्चर होता है जो उसका वो संस्कृत में मिलने लगा। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा जैसे मैं अगले पार्ट में बोला हूँ, लेकिन जो कोडर्स हैं जिनको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, डू वाइल लूप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो उनको समझ में आएगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं कंपेयर कर देता हूँ कि इसमें जो हमारी कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज है, जो ये सब वर्ड्स हैं, संस्कृत के व्याकरण में क्या चीज़ें हैं। फिर इसमें मैंने जैसे बताया कि हम आगे नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे कि इसमें कीवर्ड को संज्ञा बोल सकते हैं, जो हमारा ऑपरेटर होता है लैंग्वेज में उसको यहाँ पे प्रत्यय बोला जाता है, फंक्शंस होते हैं विधि बोली जाती है संस्कृत में, फिर आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं तो उसको यहाँ पे प्रत्याहार बोला जाता है, उसके बाद आपके फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको यहाँ पे 14 माहेश्वर सूत्र से बताया गया है। तो मतलब लगभग आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, एक जैसे आपकी डिराइव्ड क्लास होती है उसमें इनहेरिटेड मेथड की ओवरराइडिंग होती है तो उसको यहाँ पे उत्सर्ग प्रवाद एक प्रक्रिया है, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो लगभग सब कुछ एकदम एक हाईली स्ट्रक्चर्ड जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उस तरह की संस्कृत मिलने लगी। इसीलिए साइंटिस्ट को ये सब बहुत अद्भुत लगने लगा। ये सब वही सूत्र हैं, लिमिटेड आपके पास एक स्ट्रक्चर है, उससे लाखों वर्ड्स बन जा रहे हैं, एक एल्गोरिथमिक प्रोसेस मिल जा रहा है। इसीलिए साइंटिस्ट बोलने लगे कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसी लैंग्वेज है हमारी हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में, तो क्यों हम इंटरफेस पे इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं। इसीलिए फिर रिक ब्रिक्स ने ये पेपर लिखा और आप समझ लेते हैं कि इस पेपर में उन्होंने क्या क्या दिया है, क्या क्या
संस्कृत के बारे में बताया है विद एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें संस्कृत और इंग्लिश को कंपेयर किया गया है। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं इंग्लिश के अलावा, ऐसा कोई मेरा इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन पेपर में चूंकि रिक ब्रिक्स ने किया, उन्होंने इंग्लिश लिया है और संस्कृत को कंपेयर किया है और ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो पहली चीज़ जो बताई है कि संस्कृत में ऑर्डर का मतलब नहीं होता है, ऑर्डर नहीं चाहिए, वर्ड्स का ऑर्डर नहीं चाहिए। जैसे इंग्लिश में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक ऑर्डर बन जाता है और उससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। होता क्या है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि हिंदी में जैसे बोलेंगे कि राम जाएगा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि राम विल गो, और इसमें अगर ऑर्डर चेंज हो गया विल राम गो तो बेकार हो जाएगा सब, मतलब कि फिर तो मीनिंग ही बदल जाएगी। संस्कृत में क्या होगा कि राम गच्छस्यति, अब इसमें आप गच्छस्यति राम भी कर दो तब भी मीनिंग नहीं बदलेगी। कंप्यूटर को इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर वर्ड चेंज भी हो गया है, आगे पीछे भी हो गया है, तो उसकी मीनिंग सेम रहेगी, उसको यही समझ में आएगा कि राम जाएगा। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत में चीज़ है, इसलिए संस्कृत के जो विद्वान हैं सिंटेक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप श्लोक पढ़ें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, वेद पढ़ें, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये वर्ड पहले आ गया या ये बाद में आ गया तो मीनिंग बदल जाएगी, क्योंकि हर वर्ड अपने में एक सफिक्स लिए रहता है। इसीलिए उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि हर वर्ड जो है काफ़ी मीनिंग्स को संभालता है। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस लें हिंदी में कि लड़के पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या होगा कि बॉयज़ विल रीड, और संस्कृत में लेंगे तो बालकाः पठिष्यन्ति। अब पठिष्यन्ति एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में 3-4 चीज़ों को हैंडल कर ले रहा है। आप पठिष्यन्ति देखेंगे तो पहला वो ये बता दे रहा है कि बहुवचन है, मतलब लड़के हैं, इसको खुद ही बता दे रहा है, सब्जेक्ट हो या ना हो, बता दे रहा है कि इसमें लड़के होंगे, या जो भी करता है वो एक से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अंति आ रहा है। अब इसमें अश से आ रहा है, इसका मतलब ये भविष्य में होगा, ये खुद ही पठिष्यन्ति में ही सब सम्मिलित है। इसने ये बता दिया कि प्लूरल होगा कर्ता और भविष्य में बात है, और पठ से पता चल गया कि पढ़ाई होगी। तो कंप्यूटर को ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, पठिष्यन्ति से ही उसको 3 इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। और वहीं इंग्लिश में क्या हो रहा है, विल लगाना पड़ रहा है, और विल से समझ में आ रहा है कि फ्यूचर है, और उसके बाद आप रीड के लिए फिर अलग से वर्ब ले रहे हैं, और ये भी नहीं, फिर बॉयज़ में एस लगा रहे हैं, तो वहाँ पता चल रहा है कि प्लूरल होगा। तो 3 चीज़ करनी पड़ रही इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में क्या कि आप पठिष्यन्ति बोल दिए और काम हो गया। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें उन्होंने एक सेंटेंस लिया कि जॉन गेव द बॉल टू मैरी, एक रिसर्च पेपर में एग्जाम्पल लिया है और समझाया है कि ये सेंटेंस को समझना बहुत क्लिष्ट है। इतना हम समझ जाते हैं, हम इंसान हैं, क्योंकि जब हमें ये सेंटेंस बोला जाता है तो हम इमेजिन करते हैं, पिक्चराइज करते हैं कि जॉन होगा, जॉन के हाथ में बॉल होगी, मैरी होगी, फिर वो हाथ बॉल को पकड़ा है, बॉल आगे बढ़ी होगी, हाथ बढ़ा होगा आगे, उसके बाद मैरी ने पकड़ा होगा, मैरी के हाथ में बॉल आएगी। तो ढेर सारी इसमें क्या है, ऑक्सिलरी एक्शंस हैं। मेन एक्शन तो गिविंग का है, लेकिन कंप्यूटर गिविंग से बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएगा, और उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर उसको प्रतिक्रिया देनी है तो क्या दे पाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके पास है नहीं तो दे नहीं पाएगा। ह्यूमन को क्या होता है कि सब पता होता है, जैसे ही उसने बोला कि बॉल दी तो समझ गया कि बॉल हाथ में होगी, मतलब पकड़ा होगा, हाथ आगे बढ़ा होगा, एक मैकेनिक्स है, मोशन है। उसके बाद मैरी ने पकड़ा होगा, तो हम इंसान हैं, हम समझ जाते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी साइंटिस्ट को, और इसका निराकरण ऋषियों ने किया। ऋषियों ने इसका सोल्यूशन बताया। ऋषियों ने बोला कि कारक, उन्होंने बताया कि कारक होते हैं किसी भी सेंटेंस में, और कारक 7 तरह के होते हैं, जिसमें से 6 मुख्य कारक होते हैं। जैसे अगर आपने संस्कृत पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, उसके बाद संबंध आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस से मिलनी चाहिए कंप्यूटर को, अगर उसको अच्छे से चीज़ें समझनी है। अब देख लेते हैं कि कैसे इस सेंटेंस से ये कारक हम लगा के कंप्यूटर को समझा सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि सेंटेंस में नहीं है। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता क्या होगा, जो काम कर रहा है, मतलब इसमें जॉन काम कर रहा है, बॉल दे रहा है। कर्म क्या है, बॉल है, बॉल दी जा रही है, वो ऑब्जेक्ट है। करण से द्वारा, मतलब किस लिए दिया जा रहा है, तो आउट ऑफ फ्रेंडशिप दे सकता है या जो भी। तो कंप्यूटर को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि जॉन और मैरी में कुछ तो रिलेशन है जिसकी वजह से वो बॉल दे रहा है। उसके बाद आता है संप्रदान के लिए, ठीक है, तो किसके लिए दे रहा है, मैरी के लिए दे रहा है। उसके बाद अपादान आता है, उसका मतलब हो गया कि से द्वारा, मतलब कि अलग हो रहा है। तो बॉल कहाँ से अलग हो रहा है, हाथ से अलग हो रहा है। तो कंप्यूटर अगर कारक पे जाएगा, सेंटेंस तो दिया है, सेंटेंस से जो इन्फॉर्मेशन मिली कंप्यूटर को मिली, लेकिन कारक से जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यही साइंटिस्ट लोगों को या फिर लिंग्विस्ट एक्सपर्ट्स को या फिर कोडर्स को नहीं समझ में आ रहा था कि कंप्यूटर को कितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखो तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे निकलती ही जाएगी। अगर हम इमेजिन कर सकते हैं तो फिर हम ये भी सोचेंगे कि दोनों लोग कहीं पे हो सकता है
फील्ड में हो, स्टेडियम में हो, बॉल या फिर अपने घर पे हो, तो कितनी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को चाहिए। तो ये आसान कर दिया ऋषियों ने कारक बता के। तो ये भी रिसर्च पेपर में बताया है कि कंप्यूटर को कारक अगर समझ में आ जाता है तो काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। इसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि इंग्लिश में कोई एक वर्ड है, नाउन है, तो आप उससे वर्ब भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, एडवर्ब भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है, ब्यूटी नाउन है। अब इसको वर्ब बनाना है तो ब्यूटीफाई कर दिया। ब्यूटीफाई करना मतलब वर्ब हो गया, एक एक्शन हो गया। उसके बाद आप इसको ब्यूटीफुली कर देंगे तो एडवर्ब हो गया। कैसे काम कर रहा है, ब्यूटीफुली काम कर रहा है। एडजेक्टिव बनाना है तो ब्यूटीफुल बोल देंगे। तो इंग्लिश में एक जो नाउन है वो 3 तरह के और रूप ले सकता है, लेकिन संस्कृत में ये 7 तरह के रूप ले सकते हैं। जैसे मैंने विभक्तियाँ आपको बताई, तो ये रूप बढ़ जाते हैं एक ही वर्ड के, तो इसीलिए ज़्यादा जो है क्लिष्ट नहीं रह जाती है और कंप्यूटर के लिए आसान हो जाता है, बहुत सी चीज़ें कवर कर लेती हैं ये विभक्तियाँ। तो इसीलिए जो कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है संस्कृत, इसीलिए रिसर्च पेपर में बताया गया है कि आप अगर इंटरफेस में इसको यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर की डिफ़िकल्टीज कम हो जाएंगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई हैं समझ में आई होंगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो मैं लाने वाला हूँ तो आपको समझ में आएगा हर एक चीज़। जो मैं सूत्र बताऊँगा पाणिनि जी की अष्टाध्यायी से, और वो उन सूत्र का हम यूज़ करके तरह तरह के नए व्याकरण के रूल्स बनाएंगे, फिर उन व्याकरण से नए नए शब्द भी बना के देखेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाली है नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवार में, अपने बंधुजनों से, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। इसी तरह की और वीडियोस लाते रहेंगे। इसके साथ यहीं पर मैं विराम देता हूं। इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।